Hello everyone, myself Dr. Jyoti Singhal. So today I am going to give you a short introduction about GST. As you can see, there are two types of tax. तो पहले हम समझेंगे what is the tax. So tax is a compulsory payment made by every person to the government. So there are two types of tax, direct tax and indirect tax. If we talk about the direct tax it is a tax which is directly paid to the government. इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स. ठीक है, इनकम टैक्स फॉर एग्जाम्पल if a person is working in a company and is getting a salary, so he is directly paying the tax on its income to the government, and so this is directly paid to the government. And if we talk about the indirect tax which is indirectly paid to the government, like GST, we are paying the tax in both of the taxes. We are also paying the direct tax and we are also paying the indirect tax, but the way is different. In the direct tax we are directly paying to the government, but in indirect tax we are indirectly paying to the government. तो हमारा जो जीएसटी है बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. तो अब अभी हम जीएसटी के बारे में थोड़ा समझेंगे. व्हाट इज द जीएसटी? जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect tax in India, such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th of March 2017 and came into effect on 1st of July 2017. तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जो पहले जो एक सेलर था, सप्लायर था, ठीक है, वो आपका गुड्स वैट भी पे करता था और सर्विस टैक्स भी पे करता था. ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया है. ठीक है, तो जीएसटी से पहले हमारे बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि आपका सर्विस टैक्स हो गया, आपका वैट हो गया, और आपका जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई. ठीक है, सो देवर मल्टीपल टैक्सेशन. आपका जो एक्साइज ड्यूटी है तो आपको पता ही होगा कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, विच इज़ पेड बाय द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर किसी सामान को बनाएगा तो ही विल पे एक्साइज ड्यूटी टू द गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बाद हम जैसे बात करते हैं वैट. वैट यानी कि जब वो सामान बनाने के बाद उसको सप्लाई करेगा तो ही विल पे द वैट टू द गवर्नमेंट. इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स. एंड ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, लाइक एक मोबाइल कंपनी है, he is selling the mobile, and apart from selling the mobiles he is also providing the repairing services. ठीक है, तो उसको सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता था. तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी के आने से पहले हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम था इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक जो सिंपल पर्सन है, जो एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहा है, वो वैट भी पे कर रहा है, और वो सर्विस टैक्स भी पे कर रहा है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, अब उसको अलग से कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है कि उसको गुड्स के ऊपर अलग से टैक्स पे करेगा या सर्विस के ऊपर अलग से टैक्स पे करेगा. नाउ ही विल पे ओनली जीएसटी. ठीक है, उसको अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही पे करना पड़ेगा, अलग से पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. So the goods and service tax was passed in the parliament on 29th of March. ये वो आपका 29th of March 2017 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन ये जो अप्लाई हुआ है, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो हुआ है हमारा 1st of July 2017 को. अभी हम बात करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स is levied on the supply of goods and services. The goods and services tax law in India is a destination based tax
दैट इज लिवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो एवरी सप्लाई के ऊपर लगेगा, यानी कि जब भी हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करेंगे देन वी विल पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अभी हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे कि व्हाई इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, अगर हम विद इन द सेम स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा अलग टैक्स लगेगा, और हम आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं तो हम अलग तरह का टैक्स पे करेंगे। इट इज अ मल्टी स्टेट टैक्स एंड दैट इज लिवाइड ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन। जितने रुपए से हमारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, जितने रुपए से हमारी वैल्यू बढ़ेगी, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई सामान बनाया मान लीजिए, और उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 10,000। ठीक है, 10,000 की उसकी कॉस्ट आई है। अब जब वो उसको बना के, क्योंकि वो सामान को बना रहे हैं, तो वो उसके ऊपर क्या पे करेगा, एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। तो मान लीजिए उसने 18% की एक्साइज ड्यूटी पे करी। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 10,000 में हमने 1800 रुपये ऐड किए, तो अब उसकी वैल्यू हो गई 11,800। अब वो जब वो सप्लाई करेगा तो गवर्नमेंट कहती है अभी आप जो 1800 रुपये जो आपने इस पे एक्साइज ड्यूटी के पे किए, ठीक है, उसको आप अलग से रखिए। ठीक है, उसको आप अलग रखिए। अभी आप जो है इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लीजिए। तो 10,000 में उसने अपना 5,000 का प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई है, 15,000। तो जब वो 15,000 का जब सप्लाई करेगा, अगेन वो उस पे टैक्स पे करेगा। तो मान लीजिए 15,000 का, मान लीजिए कितना हो गया, 10% टैक्स पे करा, 10% सेल्स टैक्स लगा, तो अब टैक्स कितना हो गया, कितना टैक्स हो गया, 1,500। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको जो आप पहले टैक्स दे चुके हो उसको उसमें से माइनस कर सकते हो। तो आपने जो पहले टैक्स दिया था वो दिया था 1,800 रुपये का। अब आप कितना टैक्स दे रहे हैं, मान लीजिए 18% ही टैक्स दे रहे हैं, तो 15,000 का 18% कितना हो गया, 2,700। तो 2,700 में से आप 1,500 रुपये, तो 1,800 रुपये तो पहले दे चुके हैं, तो अब कितना बचा आपका बैलेंस, कितना बचा, 900 रुपीज। 2,700 माइनस 1,800 इक्वल्स टू 900। ठीक है, अब यू हैव टू पे ओनली 900 रुपीज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि पहले आपकी जो कॉस्ट थी प्रोडक्ट की वो कितनी थी, 10,000। अभी आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी हो गई है, 15,000। तो आपकी वैल्यू एडिशन कितना हुआ प्रोडक्ट का, आपका जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू ऐड हुई है वो केवल 5,000 से ऐड हुई है। देयर इज ओनली ए वैल्यू एडिशन ऑफ रुपीज 5,000। तो 5,000 का 18% कितना हुआ, 900। तो आप चाहे वैसे निकाल लीजिए चाहे आप वैसे निकाल लीजिए, तो आपको केवल 900 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, तो आपका जो टैक्स लगा केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर लगा। आपकी जो वैल्यू बढ़ी है वो 5,000 से बढ़ी है, तो 5,000 का हम 18% पे करेंगे, ना कि हम 15,000 के ऊपर पे करेंगे, क्योंकि हम उसमें से 15,000 में से जो 10,000 रुपये की आपकी पुरानी वैल्यू है उसके ऊपर हम 18% का ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं। अब हम जो टैक्स पे करेंगे वो केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर करेंगे, यानी कि केवल 5,000 पे टैक्स पे करेंगे। आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स एंड जीएसटी साइकिल। ठीक है, कंपोनेंट्स यानी कि टाइप्स ऑफ जीएसटी। So as you can see, there are three types of taxations. First one is the CGST. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज द टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, ऑन द इंट्रा स्टेट सेल, इसको हम ध्यान से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर, एक सप्लायर है एंड ही बिलोंग्स टू द यूपी एंड ही इज सप्लाइंग देयर गुड्स विद इन यूपी। ठीक है, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल हो रही है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, यूपी से यूपी, बिहार से बिहार, ठीक है, पंजाब से पंजाब, यानी कि विद इन द सेम स्टेट सब सप्लाई हम करेंगे, तो देन वी विल हैव टू पे
CGST एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसके थ्रू जितना भी आपका रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं SGST। So as you can see, it is a tax which is collected by the state government on an intra-state sale. ठीक है, similarly both are same, CGST and SGST. There is only one difference. CGST it is collected by the central government and SGST it is collected by the state government. Both tax impose on the intra-state sale. यानी कि ये जो CGST है और आपका जो SGST है, इन दोनों को, ये दोनों हमें कब पे करने पड़ेंगे, जब हम विद इन द सेम स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं और हम यूपी में ही सप्लाई कर रहे हैं, तब हमें CGST भी पे करना पड़ेगा और SGST भी पे करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा मार्केट से 1000 का, ठीक है, तो उस पर मैंने 18% का GST पे किया, तो 18% कितना हो गया 1000 का 180, ठीक है। तो 180 का जो गवर्नमेंट ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस तरह से किया है कि जो 180 रुपीज का जो टोटल टैक्स आया उसका 50% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि 180 का 50% कितना हो गया 90 रुपीज। तो 90 रुपीज विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 90 रुपीज विल बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा IGST। So it is a tax which is collected by the central government for an interstate sale। अब देखिए, अब हमारी जो सेल्स है वो सेम स्टेट में नहीं होकर के बल्कि अलग स्टेट में हो रही है। जैसे यूपी से यूपी में नहीं हो रही है बल्कि यूपी से बिहार में हो रही है, यूपी से पंजाब में हो रही है, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं दैट इज बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। तो जब भी कोई सप्लायर है वो अपने सामान को सप्लाई करेगा अदर स्टेट में, ठीक है, देन he will have to pay IGST. So I hope all these points are clear to all of you. So there are three types of tax: CGST, SGST and IGST. Now I will discuss the understanding of multi-stage GST. हमारी जो GST cycles है वो कैसे वर्क करती है। तो as you can see, हमने सबसे पहले कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अपने सामान को बनाएगा, देन ही नीड्स द रॉ मटेरियल। सपोज आई एम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे कोई सामान बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू परचेज माई रॉ मटेरियल, ठीक है, देन आफ्टर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, ठीक है, आफ्टर परचेजिंग माई रॉ मटेरियल आई विल स्टार्ट टू मेक द प्रोडक्ट, माई प्रोडक्शन विल स्टार्ट, देन व्हाट आई विल डू, वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स मेरा बन के तैयार हो गया है उसकी मैं वेयर हाउसिंग करूंगी, उसको स्टोर करूंगी, देन आई विल सेल टू द होलसेलर्स। होलसेलर्स कौन होते हैं, जो सामान को बल्क में परचेज करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से जो सामान है वो सीधा होलसेलर्स के पे जा रहा है, देन होलसेलर्स विल सप्लाई द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर्स क्या करेंगे, होलसेलर से सामान खरीदेंगे और कंज्यूमर को बेचेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द मल्टी स्टेज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपकी जो GST साइकिल है दिस वर्क इन दिस वे। अब हम बात करते हैं कि जो GST के आने से पहले हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम था वो कैसा हुआ करता था, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे देयर वर मल्टीपल टैक्सेस। GST के आने से पहले हमारे बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जिसमें से आपका एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरीज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंट्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर किसी सामान को बनाएगा, ठीक है, वो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करेगा, ठीक है। उसके बाद जब उसको बना के बेचेगा तब वो वैट या सेल्स टैक्स पे करेगा। अगर वो सर्विस भी दे रहा है
तो सर्विस टैक्स भी पे करेगा। ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि आप मूवीज जाते हैं देखने के लिए, थिएटर्स में जाते हैं, तो आप एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे एंट्री टैक्स होती है, एंट्री टैक्स क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से कोई सप्लाई बॉम्बे में हो रही है, ठीक है, तो बॉम्बे के अंदर क्योंकि सामान आपका एंटर कर रहा है, तो आपको एंट्री टैक्स पे करना पड़ता था। इसी तरह से आपके जो टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट है वो भी हमारा हुआ करता था पहले, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। तो ये सभी चीजों को गवर्नमेंट ने हटा करके केवल एक टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपको अलग से कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको केवल एक ही टैक्स पे करना है, गुड्स के ऊपर भी वही पे करना है और सर्विस के ऊपर भी एक ही करना है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी थोड़ी मेरिट्स और डिमेरिट्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा जीएसटी का, व्हाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द मल्टीपल टैक्सेस। ठीक है, मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ कि जीएसटी के आने से पहले हमारे बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि इसमें से एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वैट है, तो बहुत सारे 17 तरह के टैक्स हुआ करते थे जीएसटी के आने से पहले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उन सबको हटा करके केवल एक टैक्स हटा दिया है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ कंपाइलेंसेस एंड मल्टीपल रिटर्न्स। अब जब कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो जब डिफरेंट मतलब वो एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहा है, तो उसे एक्साइज ड्यूटी का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सेल्स भी कर रहा है तो उसको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो सर्विस भी दे रहा है तो सर्विस के लिए उसको अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी के लिए अलग अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था पहले, सर्विस के लिए अलग से, वैट के लिए अलग से, एक्साइज के लिए अलग से। तो अब क्योंकि हमारा एक ही टैक्स हो गया है, तो इन सब चीज़ों को हमें अब मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें केवल एक ही रिटर्न फाइल करना है, दैट इज ओनली फॉर जीएसटी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट कंप्लायंसेस। पहले हमारी बहुत तरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड, कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, उसको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, फिर जब उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर वैट कितना लगाना है। ठीक है, उसकी रिटर्न कब फाइल करनी है। तो ये सभी चीज़ें अब हमारी खत्म हो गई हैं। उसके बाद है वन टैक्स फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक टैक्स को लेकर के आना। ठीक है, ये मेरा जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है, वन नेशन वन टैक्स। तो अब सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपका एक ही टैक्स लगता है, दैट इज ओनली जीएसटी। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको देख सकते हैं कि जो जीएसटी है, क्योंकि आपका एक टैक्स है, पहले आपके मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे, जिसको समझना, जिसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब क्योंकि आपका एक ही टैक्स हो गया है, आपका केवल एक ही टैक्स है, तो अब आपको अलग से कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अब आपको मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मेंटेन एंड ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। ठीक है, अब क्योंकि आपको मल्टीपल रिटर्न्स फाइल नहीं करने हैं, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं। ठीक है, तो हर सप्लायर के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, उसको जो अपना बिजनेस वो कर रहा है उसको करना बहुत इजी हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। अब एक बार हम इसके मेरिट्स और देख लेते हैं। मेरिट्स में आपको बता ही चुकी हूँ कि जीएसटी क्या करता है, एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग का मतलब होता है मल्टीपल टैक्सेशन, यानी कि डबल टैक्सेशन। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, एक प्रोडक्ट के ऊपर डबल टैक्स लगाते थे। ठीक है, अभी हम जो टैक्स लगाते हैं वो केवल किस पे लगाते हैं, वैल्यू एडिशन के ऊपर लगाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने कोई सामान बनाया, उसकी कॉस्ट आई 10,000 रुपये। 10,000 के ऊपर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे करी 1,800 रुपये की, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 11,800। लेकिन जब उसको सेल करेगा, वो कितने में सेल कर रहा है, 15,000 रुपये में। तो 15,000 में जब वो उसको सेल करेगा, अगेन वो 18% का टैक्स पे करेगा। 15,000 का 18% कितना हो गया, 2,700 रुपये।
तो अब 2700 में से वो पहले जो दे चुका है 1800 रुपये, उसको माइनस कर लेगा, अब कितना बचा आपका 900, तो 900 ही विल पे टू द गवर्नमेंट। तो अब डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा है आपका, आप केवल जो टैक्स पे कर रहे हो केवल वैल्यू एडिशन के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ जीएसटी। हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, पहले जैसे जो लिमिट्स हुआ करती थी, जैसे कि जो सप्लायर्स हैं उनका अगर टर्नओवर 5 लाख रुपए हुआ करता था तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था अगर 5 लाख से ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वो लिमिट बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। अब अगर कोई भी सप्लायर है उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो अगर 20 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कंपोजिशन स्कीम फॉर द स्मॉल बिजनेस। गवर्नमेंट क्या है, एक कंपोजिशन स्कीम लेके आई है जो स्मॉल बिजनेस है, जो जिनके जो एनुअल टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने उनको कुछ किसी तरह से रिलैक्स किया है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम बेसिकली क्या होती है कि जो आपके कंपाइलेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, उसको उसको थोड़ा रिलैक्स कर रही है गवर्नमेंट फॉर ओनली द स्मॉल बिजनेसमैन। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। सिंपल एंड इजी ऑनलाइन प्रोसीजर, ठीक है, जीएसटी के अंदर आप जो भी टैक्स पे करेंगे वो आप ऑनलाइन पे करेंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ द नंबर ऑफ कंपाइलेंस इज लेसर, क्योंकि आपको कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं, क्योंकि आपका वन टैक्स है। तो जब वन टैक्स हो गया है तो आपको केवल एक ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है जीएसटी के लिए। आपको सर्विस टैक्स के लिए अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको वैट के लिए कोई अलग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, या आपको सेल्स टैक्स के लिए अलग से कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है। आपको केवल एक ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ओनली फॉर जीएसटी। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ठीक है, जो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो पहले से ही डिफाइंड है, गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं कि उनको कैसे वर्क करना है, ठीक है, उनको कैसे रिटर्न्स फाइल्स करने हैं, तो एवरीथिंग इट इज डिफाइंड। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स। पहले जैसे जो आपके सप्लायर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या करते थे, अपने वेयर हाउस मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि सप्लाईज पे थोड़ा कंट्रोल हुआ करता था पहले, ठीक है। विद इन द सेम स्टेट अगर आप अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में रखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जीएसटी के आने से देर इज ए स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। यू कैन सप्लाई योर गुड्स विद इन द सेम स्टेट एंड अदर स्टेट्स, तो आपको जो अलग से वेयर हाउस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से आपकी जो लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। एंड द लास्ट इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड अंडर जीएसटी, ठीक है। अब पहले जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ करते थे, जैसे कि टेक्सटाइल का काम हो गया है ना, क्लॉथ बिजनेस हो गए हमारे, तो वो हमारे जी इसमें टैक्स में नहीं आते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको भी जीएसटी के अंदर कवर कर दिया है, तो हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी अब जीएसटी का पार्ट हो गए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट the merits of GST. Now this is the last point of my lecture, demerits of GST. तो अभी हम demerits की बात करते हैं। तो demerits में as you can see the first one is the increased cost due to the software purchase. तो अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, आपको जो भी रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपको जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है वो आपको ऑनलाइन करना है, यू नीड टू फॉलो द ऑनलाइन प्रोसेस। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट आर वेरी कॉस्टली, दैट आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड। तो जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है उनको सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। Not being GST complaint can attract penalties, ठीक है। अगर हम जीएसटी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट डालते हैं तो वो पेनल्टीज को अट्रैक्ट नहीं करती है। सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी विल मीन एन इंक्रीज इन द ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि अभी सभी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है। अब कुछ को तो काम करना आता है ऑनलाइन, लेकिन कुछ के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो उनको एक्सपर्ट्स लोग रखने पड़ते हैं जो उनको ऑनलाइन समझा सकें सभी चीज़ें, ठीक है, जो उनके रिटर्न्स को फाइल कर सकें।
तो उसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि उनको एक्सपर्ट्स लोगों को हायर करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ गई है। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो जीएसटी है तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर की मिडिल में, जुलाई, मैंने आपको बताया था अभी कि जो जीएसटी है इट इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2017। तो इट इज इंट्रोड्यूस इन द मिडिल ऑफ द ईयर सो दैट जो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स टू 31 मार्च, लेकिन जो जीएसटी है वो हमारा जुलाई में एंटर हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें रिटर्न फाइल्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है अडेप्टिंग टू ए कंप्लीट ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम। तो आपका जो जीएसटी के अंदर है सभी कुछ आपका ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन ही रिटर्न्स फाइल करने हैं, आपको ऑनलाइन ही सारा रिपोर्ट्स मेंटेन करना है, आपको जो इनवॉइस भी काटनी है वो भी आपको ऑनलाइन काटनी है। तो अगर आपके पास कोई आपका इंटरनेट ढंग से काम नहीं कर रहा है या कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपका जो वर्क है वो सफ़र करेगा, आपका जो वर्क है वो रुक जाएगा। एंड एसएमएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विल हैव ए हायर टैक्स बर्डन। ठीक है, क्योंकि आपका जो पहले जो था कि जो 5 लाख रुपए तक का था, ठीक है, वो केवल उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। अब जो 20 lakhs जिनका आ गया है, जो एसएमई से हैं, वो भी आपके जीएसटी के अंडर में आ गए हैं और उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू।